स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे। नेताजी के साथ 24 घंटे शो में आज हम आपको यूपी के बिजनौर लेकर चलते हैं, जहां 11 अप्रैल को वोटिंग है, यानी पहले चरण में मतदान है। आज हम आपको दिखाएंगे बिजनौर का सियासी मूड क्या है, साथ ही आपको दिखाएंगे कि बीजेपी प्रत्याशी भारतेंद्र सिंह कैसे जनता का दिल जीतने के लिए चुनाव प्रचार में जुटे। ईमानदार बढ़िया आदमी होगा, एक तगड़ा आदमी होगा, और वो आदमी है नरेंद्र मोदी। वो आदमी है इससे कृपया करके 11 तारीख को अपना अमूल्य वोट कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाइए और नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश की वीआईपी सीट बिजनौर में इस समय चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। 11 अप्रैल को वोटिंग है, लिहाजा जनता को लुभाने के लिए सभी दलों के उम्मीदवार सक्रिय हैं। मौजूदा समय में इस सीट पर बीजेपी के कुंवर भारतेंद्र सिंह का कब्जा है, लेकिन इस बार एसपी, बीएसपी और आरएलडी के गठबंधन से कुंवर भारतेंद्र सिंह की राह आसान नहीं रहने वाली। भारतेंद्र सिंह का नाम 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों में भी आया था। उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। हालांकि उन्हें मुजफ्फरनगर की कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन एक बार फिर वो चुनाव जीतकर संसद की दहलीज तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटे हैं। चुनाव में जीत के लिए वो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ दिनों की मेहनत उन्हें और पार्टी को 5 साल की राहत दे सकती है। आज का चुनावी सफर उन्हीं के साथ। इस वक्त मौजूद हूं बिजनौर संसदीय क्षेत्र के बहसूमा गांव के चौराहे पे। ये बहुत मुख्य चौराहा, यहाँ पे बिजी चौराहा है। ये जो सड़क है ये मुजफ्फरनगर की तरफ जाती है, ये जो सड़क है ये मेरठ की तरफ जाती है, और यहाँ की सड़क जो है वो बिजनौर की तरफ जाती है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अहम चौराहा है, एक जो 3 संसदीय क्षेत्रों को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। ये बहुत प्रसिद्ध गुरुद्वारा भी है। क्या नाम है इस गुरुद्वारे का साहब? सिख संगत रामराज। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे काफी सिख समाज भी है, उनका वोट जो है वो किस तरफ जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? हम तो मोदी जी को वोट देंगे जी। हाँ जी, क्योंकि देश के हित में मोदी जी हैं। तो वहाँ पाकिस्तान के अंदर जो हमारा फौजी गिरा, हफ्ते के अंदर अंदर वो बंदा ले आना, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ना। तो राष्ट्रवाद, इस बार राष्ट्रवाद अहम मुद्दा रहेगा जी। और कोई मुद्दे हैं यहाँ पे? सिर्फ राष्ट्रवाद है, और कोई मुद्दे हैं? कोई मुद्दे हैं केवल यहाँ के। और कौन करवा रहा है? केवल मोदी जी करवा रहे हैं। पिछले 5 साल में मोदी जी, 2 साल में योगी जी। शांति क्षेत्र में हमारे यहाँ की रोड बन गई, 70 साल में कभी नहीं बनी। तो सांसद जी ने बढ़िया काम। सांसद जी हमारे अच्छे हैं, हमारे विधायक बहुत अच्छे हैं। लोगों की राय जानने के बाद हम भारतेंद्र सिंह के साथ आगे बढ़े और उनकी छोटी छोटी जनसभाओं में जानने की कोशिश की कि कैसे वो जनता से चुनावी वादे कर उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिशों में जुटे हैं। यह है कि लहर अभी भी वैसे ही व्याप्त है और जनता का विश्वास और प्रेम मोदी जी के प्रति और बढ़ा है, क्योंकि जितनी ईमानदारी और मेहनत से उन्होंने अपनी सरकार चलाई है, इतनी आज तक कोई भी सरकार नहीं चल पाई। और इस वजह से लहर भी वही है, जनता भी वही है, और प्रेम जो है और विश्वास जो है वो बड़ा है। मुझे ऐसा महसूस होता है जब मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा हूं और इस चुनाव प्रचार में अब जुट गया। पिछली बार मोदी लहर में जीते भारतेंद्र सिंह को अच्छी तरह पता है कि इस बार उनकी राह आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ से कभी मायावती के साथ रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को टिकट दिया है। वहीं महागठबंधन ने बीएसपी के मलुक नागर को प्रत्याशी बनाया है, जिससे उन पर सीट निकालने का भारी दबाव है। हालांकि बिजनौर में हमने जगह जगह जनता की राय ली और पूछा कि इस बार वो किसे अपना सांसद बनाना चाहते हैं और कैसी सरकार चाहते हैं। हम इस वक्त अभी भी बिजनौर संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। हम इस वक्त रामराज गांव में हैं और मैं बताना चाहूंगा कि बिजनौर भी जो गन्ने का जो जोन कहा जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका, तो उसमें मौजूद है। यहाँ पे गन्ना जो है वो फ्रेश कट रहा है। ये गन्ना एक मैं
आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे हाथ में भी है। इसमें खूब मिठास तो जरूर होगी, मगर राजनीतिक मिठास की चर्चा हम करेंगे इन लोगों के संग जो अभी ये गन्ना को काट के आए हैं और अब ये फसल को इन ट्रॉलियों पे मिलों में भिजवाने का काम कर रहे हैं। तो पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या यहीं के निवासी हैं? रामराज। अच्छा, बताइए कि आप जो हैं वो वोट किसको दे रहे हैं, किस आधार पे दे रहे हैं? नरेंद्र मोदी। क्यों, किस आधार पे? अच्छा लगा हमें, उनका काम अच्छा लगा। काम अच्छा लगा। क्या आपको उनके बारे में क्या बात सही लगती है? हर काम सही कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। आप बताइए जरा कि इस बार किसकी लहर है? हमारे यहाँ तो नरेंद्र मोदी जी। हाँ? नरेंद्र मोदी। क्या इसी इलाके में या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में? सब में ये जी। ये तो रही किसानों और बिजनौर की जनता की राय। अब हमने सीधे भारतेंद्र सिंह से सियासी सवाल जवाब किए और पूछा कि आखिर जनता उन्हें फिर मौका क्यों दे। पिछली बार भारतेंद्र जी मोदी लहर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रही थी, पूरे देश की तरह, और आप भारी मतों से विजयी रहे थे। 2 लाख मतों से आपने सपा के प्रत्याशी को हराया था। यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल ने भी फिल्मी सितारा भेजा था जयप्रदा के रूप में, उनको भी आपने हराया था। इस बार कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? मेरा मानना यह है कि लहर अभी भी वैसे ही व्याप्त है और जनता का विश्वास और प्रेम मोदी जी के प्रति और बढ़ा है, क्योंकि जितनी ईमानदारी और मेहनत से उन्होंने अपनी सरकार चलाई है, इतनी आज तक कोई भी सरकार नहीं चल पाई। और इस वजह से लहर भी वही है, जनता भी वही है, और प्रेम जो है और विश्वास जो है वो बड़ा है। मुझे ऐसा महसूस होता है जब मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा हूँ और इस चुनाव प्रचार में अब जुट गया। जी, आपने भी अपना ट्विटर हैंडल बदला है, अपना फेसबुक हैंडल बदला है, आप चौकीदार भारतेंद्र सिंह बन गए हैं, मगर विपक्ष जो है वो कह रहा है कि चौकीदार चोर है। ये विपक्ष की भूल है, विपक्ष की गलती है। पिछली दफा भी कांग्रेस के द्वारा चाय वाला का बेटा, इस प्रकार के जो वक्तव्य हैं वो जनता अच्छी तरह नहीं लेती है। ये जो नया भारत है, इसमें सबको बराबर का हक है, सबको उठने की बराबर की मौका दिया जा रहा है इस देश में, और यही इसी के प्रतीक बन गए हैं नरेंद्र मोदी। तो लोग बड़े खुश होते हैं देख के कि गरीब आदमी का बच्चा भी प्रधानमंत्री बन सकता है और इतना बढ़िया प्रधानमंत्री बन सकता है। तो जब हम इस प्रकार की बात कहते हैं कि चौकीदार चोर है, तो आप केवल नरेंद्र मोदी को नहीं कह रहे हैं, आप सारे चौकीदारों को और सारे उस श्रेणी के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। और इसकी प्रतिक्रिया निश्चित पिछली बार भी हुई थी और फिर होगी, और ये आपको परिणामों में देखने को मिलता है। वक्त पर नेतृत्व पर जनता को भरोसा है। आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इसके बाद निर्मला सीतारमण से हमने बातचीत की है। अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने पक्ष रखा है भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का। सुप्रीम कोर्ट में है राम मंदिर का मुद्दा। सुनिए क्या कुछ कहा है निर्मला सीतारमण। I like to underline the fact that we have run the government between 14 and 19, a clean, transparent, corruption-free government, and which took so many critical decisions. We had inherited an economy which was full of difficulties, non-performing assets, banks been throttled that they couldn't give credit to those who were seeking it, and those who had taken the loans hadn't repaid it, and so on. And also we had reached a stage where Indian farmers were in a position to produce a lot more, but they were not getting good prices, and so on. So this manifesto has largely put into 3 large silos: issues related to national security, issues related to Antyodaya, so that the last person in this economy should get every benefit, and related, he may be farmer, he may be unorganized sector worker, he may be rural worker, it might be anything. So second heading under which we've come up with a lot of schemes is to make sure that the Antyodaya is respected. And the third is Susashan, in which we have spoken about better administration, reforming the system, banking being better, all having achieved sustained good growth, which globally is respected, and that's why from wherever we were, today our economy is the 5th largest, 5th powerful,
The fifth largest GDP in the world is ours, and we hope to take it to the position of third. The Congress party is calling it a manifesto falsehood. They're saying that, BJP talks a lot about Article 370, Article 35A and Ram Mandir, but when it had an absolute power, it didn't do practically nothing for 5 years. Yes, there are matters like Ram Mandir which are in the court. And I would have been pleased if the Congress party asked us this question, had we completely dropped Ram Mandir from our manifesto. We have not. We have consistently kept it, and when the courts are still at it, we'll have to naturally wait. And therefore, if we have taken it out, it's an issue. But we have not taken it out. We are absolutely committed to the cause of building Ram Mandir in this country. और चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र पर हमने पीयूष गोयल से भी बातचीत की है। केंद्रीय मंत्री, मोदी सरकार ने 5 साल में वादे पूरे किए हैं, ये बात उन्होंने कही। 2019 में बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाएगी। सुशासन मोदी सरकार का मंत्र है। मोदी सरकार ने 5 साल में जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया है। क्या कुछ और कहा, वो सुनिए। जनता पार्टी इज अ कंटिन्यूइंग गवर्नमेंट which has for the last 5 years worked for the welfare of the people of India. We have worked for every section of society, be it the poor, be it the farmers, be it the middle class, women, youth, the socially and economically marginalized sections of society. And we are very confident that the people for whom all these developmental activities have been done will appreciate the good work, give us another mandate and allow us to continue the progress that we have carried out over the last 5 years. We will give a government which is honest and clean. For the last 5 years, not a single scam, as against 5 and 10 years of corruption of the Congress and UPA. Will give the people of India development to make them a self-sufficient and a self-confident society. 100 lakh crore rupee investment in infrastructure, a 25 lakh crore rupee investment in the agriculture and rural development sector. Imagine the crores of working opportunities this will create. Look at this position India has in the world today. We are amongst the emerging developed countries in the world, and I believe that we have set a very clear target for 2022 when we turn 75 to reach to every citizen of this country the basic amenities of human life: a home, clean water, 24 hours power, good school, good quality health care for every citizen of this country. Very ambitious targets, but we are confident of achieving it. But the Congress has called it an apology of a manifesto. They've said that, that you're just trying to, mask all the work which you couldn't do from 2014 till 2019. But well, we have gone back to the people with a report card every year since 2014. 26 May, 15, 16, 17, 18, we have gone back. बीजेपी का संकल्प पत्र और इस बीच 11 तारीख को पहले चरण का मतदान। सहारनपुर में पहले चरण के लिए 11 अप्रैल को मतदान है, जिसको लेकर उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुट गए हैं। चुनाव में जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए जगह जगह पर जनसभाएं हो रही हैं और बुजुर्गों से आशीर्वाद देने का सिलसिला चल रहा है। सहारनपुर से बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा भी एक बार फिर संसद पहुंचने के लिए हर संभव कोशिशों में जुटे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। ये हैं सहारनपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार राघव लखनपाल शर्मा, जो पूरी तरह से चुनावी अभियान में जुट गए हैं। यूपी की जिन 8 सीटों पर पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होना है, उनमें सहारनपुर भी शामिल है। मतदान नजदीक होने की वजह से बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा धुआंधार चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। वो हर वर्ग को साधने में जुटे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं वो किस तरह से बुजुर्गों से चुनाव जीतने के लिए चरण छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। राघव लखनपाल शर्मा अपने चुनावी अभियान में जगह जगह जनसभा भी कर रहे हैं। इस दौरान उनके समर्थन में महिलाएं नारे लगाती हुई दिखी। राघव लखनपाल शर्मा का दावा है कि उन्होंने विकास किया है, जिसकी वजह से जनता का आशीर्वाद उनके साथ है।
साथ ही उनका कहना है कि मैं हमेशा जनता के बीच रहता हूं। चुनावी जनसभा के दौरान राघव लखनपाल शर्मा मोदी जी की तारीफ करने में भी नहीं चूकते। 23 मई को निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे और मुझे लगता है कि कई बार मुख में मां सरस्वती विराजमान होती है तो निश्चित रूप से ये बात सत्य होने जा रही है। सहारनपुर में राघव लखनपाल शर्मा का मुख्य मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद से है। कांग्रेस को सहारनपुर में अपनी स्थिति सबसे मजबूत नजर आ रही है। इसकी वजह 2014 के चुनाव नतीजे हैं, जब मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद बीजेपी के विजयी प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा से महज 65,000 वोट से पीछे रह गए थे। दरअसल सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में करीब 68% मुस्लिम हैं, जिन पर कांग्रेस की एक बार फिर से नजर है और बीएसपी को मुस्लिम वोट बैंक के बंटने का खतरा सता रहा है, क्योंकि हाजी फजलुर रहमान के रूप में गठबंधन में भी मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। लेकिन इन सब के बावजूद राघव लखनपाल शर्मा ने दावा किया है कि इस बार वो 2 लाख से ज्यादा मतों से विजयी रहेंगे। अब तो ये समय ही बताएगा कि राघव लखनपाल शर्मा के दावों में कितना दम है। सहारनपुर से उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर से दावा किया है कि हमारे MiG-21 ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। वायुसेना ने रडार इमेज भी जारी किए हैं। तो एक सबूत भारतीय वायुसेना की ओर से पाकिस्तान की ओर से लगातार प्रोपेगेंडा फैलाया गया, झूठ फैलाया गया कि उनका F-16 नहीं गिरा है। अमेरिका की एक मैगजीन ने, जिसका नाम है फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, वहां की एक मैगजीन है, उसने भी यह दावा किया था। उसकी एक रिपोर्ट थी जिसका खंडन तब भारतीय वायुसेना ने किया था। अब एक बार फिर से भारतीय वायुसेना सबूतों के साथ सामने है कि MiG-21 ने F-16 को मार गिराया। वही MiG-21 जिसे फ्लाई कर रहे थे विंग कमांडर अभिनंदन, और बाकायदा रडार इमेज जारी की गई है भारतीय वायुसेना की ओर से। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुमित, भारतीय वायुसेना की ओर से एक और सबूत। देखिए, एक और सबूत, और खास तौर पर यह भी सबूत अपने आप में इमेजेस के थ्रू, और खासतौर पर रेडार इंटरसेप्ट जो थे वो भी इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही बता दिया था कि उसमें क्लियर है कि F-16 मार गिरा है। दरअसल पाकिस्तान ने करीबन 11 F-16 इस्तेमाल किए थे। 24 एयरक्राफ्ट 27 तारीख को भारतीय वायुसेना के इलाके, भारत के इलाके में आए थे, और उसी के दौरान जब भारत के MiG-21 ने उनको स्क्रैम्बल किया, उनको पकड़ा, तो उसके दौरान करीबन 11 एयरक्राफ्ट जो थे, जो F-16 थे, वो सेंट्रल लोकेशन में थे। वहीं पर जो MiG-21 था विंग कमांडर अभिनंदन का, उसने इस F-16 को मार गिराया। उसके क्लियर सुमित, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। दरअसल जो तस्वीरें आई हैं हम दिखा भी रहे हैं, आपने देखी होंगी तस्वीरें। मैं चाहूंगा इसे आप दर्शकों को समझाएं जो आपने देखा होगा इन तस्वीरों में। देखिए, ये पूरा इलाका सबकोट का इलाका था। सबकोट का इलाका वो इलाका है जो बिल्कुल सेंट्रली पाकिस्तान की इलाका है। और अभी जो जिस तरीके से इमेज हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हो, तो उसमें ये भी साफ है कि सेंट्रल वाला पार्ट जो है, जिसके अंदर सारे F-16 तैनात थे, इसके अंदर F-17 भी पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए थे, और मिराज 3 और 5 ये एयरक्राफ्ट थे बेसिकली जो प्रोमिनेंटली पाकिस्तान ने उस समय इस्तेमाल किए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो रेडार ने, एवॉक्स ने जो चीजें पकड़ी थी, उसमें साफ तौर से दर्शा रहा था कि जब विंग कमांडर अभिनंदन ने शूट किया अपने एयरक्राफ्ट से, उसके 8 सेकंड के बाद F-16 वहां पर नहीं दिखा, जिसका मतलब साफ है कि वो शूट डाउन हो चुका था। चलिए सुमित, हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहां पर ब्रेक का, चल वापस लौटते हैं।